हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 25 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 25 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस नए चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट यानी कि उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में रशिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकॉसमॉस, जैसे कि भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, अमेरिका की है नासा, वैसे ही रशिया की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉसमॉस। इसके द्वारा कजाकिस्तान से अभी हाल ही में 18 देशों के लिए कुल 38 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं और इन 18 में से एक सैटेलाइट का नाम है चैलेंज 1। और ये जो चैलेंज 1 सैटेलाइट है, जो कि पूरी तरह से ट्यूनीशिया में बनाया गया पहला सैटेलाइट है और इसे किस रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया है? सोयूज़ रॉकेट के थ्रू। और यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा टोटल 19 सैटेलाइट ये भी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कि एक है एमेजोनिया 1 जो कि ब्राज़ील का एक सैटेलाइट है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम आप सभी जानते हैं, स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। इसने हाल ही में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। वह क्या है? तो हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा एक ही रॉकेट से 143 यानी कि 143 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है और स्पेस एक्स ने भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि भारत ने 2017 में एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इसी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्पेस एक्स ये भारत से आगे निकल गया है। तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। तो आप मैप में देख सकते हैं रशिया की लोकेशन। अच्छा, रशिया के पास ही आप लोगों को ये जो दिख रहा है ये है यूएसए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप दिखाती हूँ तो रशिया कुछ यहाँ होता है और यूएस कुछ यहाँ होता है, तो ये पास पास कैसे हैं? तो देखिए, एक्चुअल में ये पास पास ही है। ग्लोब में यदि हम देखेंगे तो इनकी ज़्यादा दूरी नहीं है, इसे हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रशिया की। इसकी कैपिटल है मॉस्को, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। मॉस्को जो कि ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर रही है। यहाँ की करेंसी है रूबल, संसद का नाम है ड्यूमा और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। भारत और रशिया के बीच 2 एक्सरसाइज होती है, एक है इंदिरा, दूसरी है एविया इंदिरा। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो रशिया है, रशिया के द्वारा पहला अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप जो कि बैकाल सी, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत और रशिया के बीच कौन सी मिसाइल के लिए समझौता है? S-400 मिसाइल के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किन 2 नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ जो जल शक्ति मंत्रालय है, इसने भी हाल ही में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब इसे हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। नदी जोड़ो मतलब कि दोनों नदियों को जोड़ने का काम। इसे हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं। किन 2 नदियों को जोड़ा जाना है? केन और दूसरी है बेतवा। तो सबसे पहले हम बेसिक डिस्कस करेंगे। बेसिक के लिए आप सभी जानते हैं कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है जो कि है गंगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि है यमुना। फिर यमुना की 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? चंबल, केन और बेतवा, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है। इनके बारे में समझेंगे, इसके बाद बेतवा के बारे में। तो सबसे पहले यदि हम बात करें केन रिवर की, तो जो केन रिवर है ये जबलपुर के पास एक शहर है जिसका नाम है कटनी। कटनी से ये निकलती है और बहते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यहाँ जो यमुना नदी आपको दिख रही है ये इससे आकर के मिल जाती है। इसके बाद अब यदि हम बात करें बेतवा नदी की, देखिए जो बेतवा नदी है इसे प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, जबकि स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा ये कहलाती है नर्मदा नदी, जो कि कुछ यहाँ से मेरे ही शहर से निकलते हुए कुछ यहाँ आते हुए खंबात की खाड़ी में आकर के मिल जा रही है। इसकी लंबाई है
1312 किलोमीटर। तो स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी, जबकि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा ये कहलाती है बेतवा नदी। बेतवा नदी इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर, जबकि जो केन रिवर है इसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। तो ये जो बेतवा नदी है ये रायसेन के कुमरा गांव से निकलते हुए ये भी जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से आकर के मिल जाती है। तो केन और बेतवा नदी दोनों ही निकल रही हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन ये जाकर के उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से आकर के मिल जाती हैं। तो यही है कि इस केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए जो समझौता ज्ञापन है इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। अभी जो मैंने आप लोगों को लोकेशन बताई है, केन नदी ये है, बेतवा नदी, इन दोनों को ही यहाँ से लिंक किया जाएगा, जिसके बीचों बीच मतलब कि इसके बीच में पन्ना टाइगर रिजर्व भी स्थित है। अब यहाँ से मेन सवाल ये आता है कि इन नदियों को जोड़ने का काम क्यों किया जा रहा है, मतलब कि इसका पर्पस क्या है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जो सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है बुंदेलखंड क्षेत्र। इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन दोनों नदियों को जोड़ा जा रहा है। और यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं, इसके तहत जो केन नदी है, केन नदी से उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में इसका जल स्थानांतरित किया जाएगा। इससे क्या लाभ होगा कि बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं वहाँ पानी पहुँच सकेगा। और इसी के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जल शक्ति मंत्रालय के बीच ये समझौता किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है इसके द्वारा पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अब ये है क्या? कहने का मतलब है कि अब आंध्र प्रदेश में पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस की सर्विस अवेलेबल होगी। मतलब कि पशुओं के हित के लिए ऐसा फैसला लिया गया है और ऐसा फैसला लेने वाला जो आंध्र प्रदेश है ये पहला राज्य बन गया है। और पशुओं के हित के लिए और कई भी काम किए गए हैं। यदि आप लोगों को याद होगा तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल ओपन किया गया है। अभी हाल ही में पंजाब के लुधियाना में कुत्तों का ब्लड बैंक ये ओपन किया गया है। मध्य प्रदेश की कामधेनु अभयारण्य ये तो आप सभी जानते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गायों के संरक्षण के लिए काऊ टैक्स लगाने का भी फैसला किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि केरल में बनने जा रहा है। और आप लोगों को यदि याद होगा तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके द्वारा लॉकडाउन के दौरान पशुओं के खाने के लिए भी अलग से धन आवंटित किया गया था, जिसके कारण इन्हें पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो यही है कि पशुओं के हित के लिए ये जो भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क है जो कि स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की लोकेशन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। और आज हम दक्षिण भारत में कुछ इस वाले एरिया से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो देखिए, भारत के जो तटीय मैदान हैं इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं कच्छ वाला एरिया, गुजरात और कच्छ, इसका जो तटीय मैदान है इसे कहा जाता है काठियावाड़ तटीय मैदान। इसके बाद कुछ नीचे आएंगे यदि आप तो महाराष्ट्र और गोवा वाला ये जो हिस्सा है इसके जो तटीय मैदान है ये कहलाते हैं कोंकण। फिर ये गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक इधर वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है मालाबार तट। इसके बाद यदि हम पूर्वी घाट में जाएं तो ओडिशा वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं उत्कल मैदान, क्योंकि ओडिशा का पुराना नाम ये उत्कल ही था। फिर कुछ नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश के बाद तो ये वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी सरकार मैदान। इसके बाद आंध्र प्रदेश से ये जो तमिलनाडु वाला एरिया देख रहे हैं ये कहलाता है कोरोमंडल तट। और जहाँ भी ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये दोनों आकर के मिलते हैं ये कहलाती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम क्या है? दो बेटा। तो एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में दिल्ली में किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका उद्घाटन किया गया। आप सभी जानते हैं कि 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को ही भारत के 3 क्रांतिवीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन्हें फांसी दी गई थी। तो इन्हीं की स्मृति में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। यदि हम बात करें भगत सिंह की तो इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जबकि
इन्हीं के द्वारा भारत नौजवान सभा इसकी भी स्थापना की गई थी। यदि हम बात करें दिल्ली की, जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये दिल्ली ही है। अभी हाल ही में देशभक्ति थीम पर यहाँ बजट भी पेश किया गया है। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, तो भारत का पहला वॉर मेमोरियल ये भी दिल्ली में स्थित है। भारत का पहला सिग्नेचर ब्रिज जिसका उद्घाटन 2018 में अरविंद केजरीवाल ने किया था, ये भी दिल्ली में ही स्थित है। पहला उच्च स्तरीय अमेरिकी चीन बैठक किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो ये भी हाल ही में आयोजित किया गया है अलास्का में। और ये जो बैठक रही इसमें दोनों ही देशों के बीच तीखी नोक झोंक देखने को मिली है, या इसे आप कह सकते हैं एक तरह की बहसबाजी ये सामने आई है, जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बहुत ही कम देखने को मिलती है। जो चाइना है इसके द्वारा अमेरिका पर ये आरोप लगाया गया है कि आप अन्य देशों को भिड़काते हैं चाइना के प्रति ताकि वह चाइना के साथ व्यापार नहीं करे। जबकि जो यूएसए है इसके द्वारा भी चाइना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, मतलब कि यूएसए के द्वारा उइघर मुसलमानों का मुद्दा ये उठाया गया इस बैठक में। उइघर मुसलमानों का मुद्दा ये है क्या, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि चाइना का जो जिनजियांग प्रांत है, जिनजियांग प्रांत जहाँ जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें इस प्रांत में प्रताड़ित किया जाता है, और इसी पर रिपोर्ट बना करके कुछ समय पहले ही जापान ने सौंपा था यूएसए को। तो यूएसए ने क्या किया था कि चाइना के जो जिनजियांग प्रांत के अधिकारी हैं उन्हें अपने देश पर आने पर बैन लगा दिया था। तो ये काफ़ी सारे मुद्दे उठे इस बैठक में, दोनों ही देशों के बीच बहसबाजी भी काफ़ी हुई। और इस बैठक का जो आयोजन रहा ये रहा था अलास्का में। इसके बाद क्या हुआ कि जो चाइना है, आप लोगों ने अभी सुना भी होगा कि चाइना ने अभी हाल ही में टेस्ला, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी है, ये है यूएसए की, इसे अपने देश में बैन कर दिया है। तो अब यदि हम बात करें अलास्का की, तो ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप। ये जो आप देख रहे हैं ये है कनाडा, मैं फिर से बता देती हूँ, अलास्का, कनाडा, यूएसए और ये है मैक्सिको। तो कनाडा के ऊपर में कुछ यहाँ पास स्थित है अलास्का। अभी जब मैंने आप लोगों को रशिया की लोकेशन बताई थी तब मैंने आपसे कहा था कि रशिया और यूएसए ये ज़्यादा दूर दूर नहीं है। यदि आप देखेंगे ये है अलास्का और ये है रशिया, इन दोनों की जो दूरी है ये कितनी है, तो ये है 4725 किलोमीटर। और इन दोनों ही देशों के बीच एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्यम। स्ट्रेट किसे कहते हैं, जहाँ जल के दो भाग मिलते हैं और दो थल भाग अलग होते हैं, वही कहलाता है स्ट्रेट। अब कौन से दो जल भाग मिल रहे हैं, तो ये है आर्कटिक ओशन, ये है बेरिंग सी जो कि पैसिफिक ओशन का ही हिस्सा है, ये मिल रहे हैं। और यहाँ से नॉर्थ अमेरिका और ये जो एशिया वाला हिस्सा है, मतलब कि रशिया और अलास्का, ये दोनों अलग हो रहे हैं, तब जाकर के बेरिंग स्ट्रेट का निर्माण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मिजोरम की सीमा के साथ और अधिक सीमा हाट खोलने की पहल की है, तो ये पहल अभी हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा की गई है। आप सभी जानते हैं भारत और मिज़ोरम की जो बॉर्डर है यहाँ पास एक हाट का आयोजन, मतलब कि बाज़ार का आयोजन किया जाता है। जैसे कि आप लोग डेली मार्केट जाते होंगे, सब्ज़ी खरीदते होंगे या कुछ भी सामान खरीदते होंगे, तो सेम कुछ इसी तरह का ये एक तरह का हाट है जो कि मिज़ोरम और बांग्लादेश की सीमा पर आयोजित किया जाता है। तो इसी तरह का जो सीमा हाट है यानी कि बॉर्डर में बाज़ार लगना जिसे आप कह सकते हैं, ये बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच भी आयोजित किया जाता है, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच भी आयोजित किया जाता है, और बांग्लादेश और मिज़ोरम के बीच भी आयोजित किया जाता है। क्यों आयोजित किया जाता है, दोनों ही देशों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। और इसी की मतलब कि मिज़ोरम के साथ और अधिक सीमा हाट खोलने के लिए बांग्लादेश ने इसकी पहल भी की है। यदि हम बात करें बांग्लादेश की, इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। इसके अलावा बांग्लादेश की जो सीमा है कुल कितने भारतीय राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से। पश्चिम बंगाल, मैप में ही आप देख लीजिए, इधर है पश्चिम बंगाल, फिर ये जो आप देख रहे हैं त्रिपुरा, मिज़ोरम, असम और मेघालय, इनकी सीमा लगती है बांग्लादेश से। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो त्रिपुरा है और ये जो बांग्लादेश है, इन दोनों ही देशों के बीच अभी हाल ही में फेनी नदी पर मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड टीबी डे ये कब मनाया गया, तो वर्ल्ड टीबी डे ये भी हाल ही में 24 मार्च को मनाया गया है। ये डे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। और 24 मार्च को ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि एक जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है
रॉबर्ट कोच, इन्होंने टीबी के बैक्टीरियम यानी कि जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसकी खोज की थी, इसलिए 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इस बार जो वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया इसकी थीम थी द क्लॉक इज़ टिकिंग। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 18 मार्च को मनाया गया है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे यानी कि पुनः चक्रण दिवस। 21 मार्च को मनाया गया है विश्व वन दिवस यानी कि फॉरेस्ट डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे ये मनाया गया है। हाल ही में चर्चे में रहा रणथंभौर नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। और ये क्यों चर्चे में आया है? तो हाल ही में इस टाइगर रिजर्व के 6 टाइगर ये खो गए हैं, मतलब कि लापता हैं। और माना ये जा रहा है कि जैसे आप मैप में देखेंगे ये राजस्थान है, यहाँ स्थित है रणथंभौर नेशनल पार्क और इसी की सीमा से लगा हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुछ यहाँ स्थित है श्योपुर। श्योपुर में क्या स्थित है? कूनो नेशनल पार्क। जो कूनो नेशनल पार्क है, माना ये जा रहा है कि ये जो टाइगर है ये राजस्थान से चलते चलते जो चंबल की घाटी है, मैंने आप लोगों को जिसके बारे में पढ़ाया भी है, इस चंबल की घाटी से होते हुए इस नेशनल पार्क में यानी कि मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गए हैं। चंबल की घाटी जो कि चंबल नदी के द्वारा मृदा अपरदन करके ये बनाया गया है, ये इतनी गहरी होती है कि इसमें यदि कोई ट्रक भी छुप जाए तो वो पता न चले। एक समय पर ये डाकुओं के छुपने की पसंदीदा जगह हुआ करता था। तो इसी मार्ग से होते हुए ऐसा माना जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश में आ गए हैं। और ऐसा माना भी जा सकता है क्योंकि एक बार ऐसा हुआ भी है कि एक टाइगर राजस्थान से लापता था जो कि 8 साल बाद ये पाया गया मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि कौन सा टाइगर कहाँ है या संख्या कितनी है? तो यदि आप लोगों को याद होगा तो 2018 में जो टाइगर सेंसस हुआ था, हालांकि हर 4 साल में ये सर्वे होता है, बाघों की जनगणना होती है, 4 साल में होता है, मतलब कि अभी हुआ था 2018 में, जिसकी रिपोर्ट 2020 में जारी की गई है। ये चौथे क्रम का सर्वे था जिसमें कि भारत में टाइगरों की जो संख्या है ये एक्चुअल संख्या, मतलब कि एग्जैक्ट आप याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 2967 ये है इसकी एग्जैक्ट संख्या, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, 526 है मध्य प्रदेश में संख्या। इसके बाद दूसरे स्थान पर है कर्नाटक। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि 2018 का ये जो टाइगर सेंसस हुआ था कैमरा ट्रैपिंग के माध्यम से, तो इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराया था। और यदि हम बात करें टाइगरों की, तो भारत में जो टाइगर पाए जाते हैं ये वैश्विक आबादी का 75% ये भारत में ही पाए जाते हैं। और जो टाइगर है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ये है पैंथेरा टिग्रिस। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो अभी तक तो 50 थी, अभी 1 महीने पहले ही 51 टाइगर रिजर्व ये घोषित किया गया है तमिलनाडु के श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व को। तो ये तमिलनाडु का 5वां और भारत का 51 टाइगर रिजर्व है। एडिशनल तौर पर आप ये याद रखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वह कौन सा है? सबसे बड़ा है नागार्जुन श्रीशैलम जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा यदि पूछा जाए तो ये है ओरंग नेशनल पार्क जो कि स्थित है असम में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा किस स्थान पर हवाई राडार परीक्षण करने का फैसला किया गया है? तो हवाई राडार परीक्षण जो कि किया जाएगा हिमालयन हिमनद पर। हिमाचल प्रदेश में जो आप लोगों ने लाहौल स्पीति वाली लोकेशन देखी है जहां पहली बार हींग की खेती होनी है, कुछ उसी एरिया में भारत सरकार के द्वारा ये राडार परीक्षण किया जाएगा। राडार क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और ये क्यों किया जा रहा है? तो यदि आप लोगों को याद होगा तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा था जिसके कारण काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। उस ग्लेशियर का नाम क्या था? नंदा देवी ग्लेशियर। तो भारत में जो बाकी और भी ग्लेशियर हैं उसका जायजा लेने का फैसला किया है भारत सरकार ने, ताकि यदि ग्लेशियर टूटने की स्थिति में हो तो उसकी स्थिति का पहले से ही पता चल जाए। इसके लिए इस एरिया को चुना गया है हिमालयन हिमनद वाला एरिया, जहां राडार के माध्यम से इसका परीक्षण किया जाना है। और ये सर्वे कौन कराएगा? तो इसका जो सर्वे है ये किया जाएगा NCPOR के द्वारा, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा, जो कि कहाँ स्थित है? गोवा में। गोवा के वास्को डी गामा में ये स्थित है। मार्च 2020 में प्रिजर आर्किटेक्चर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है यवोन फेरल और शेली मैकनामारा को, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि प्रिजर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। तो यही दोनों हैं इस अवार्ड के विजेता। यदि हम बात करें प्रिजर आर्किटेक्चर अवार्ड की,
जो कि आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे वास्तुकला के नोबल के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, एशिया का नोबल किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। जबकि मैथ्स का नोबल कहलाता है एबल प्राइज, जो कि नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रिजर आर्किटेक्चर अवार्ड की, जिसमें कि जो विनर रहता है इसे $1,00,000 की राशि से सम्मानित किया जाता है। भारत में यदि हम बात करें तो जो बालकृष्ण दोषी थे, इन्हें अवार्ड 2018 में प्रदान किया गया था और यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय भी थे। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था चाइना। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।